मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स एट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपके लिए आवश्यक सूचना है, 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये हर चैप्टर के हम लोग एक्सप्लेन लेक्चर देने जा रहे हैं और हर चैप्टर का जो है 1 शॉर्ट वीडियो भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 शॉर्ट वीडियो आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आप एक्सप्लेन लेक्चर नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तो 1 शॉर्ट वीडियो आप समझ नहीं पाएंगे। तो 1 शॉर्ट वीडियो को केवल आपको रिवीजन में यूज करना है, ना कि फर्स्ट टाइम स्टडी करने में। हमारी टीम आप जानते ही, मैथ्स लेके आएंगे 10th और 12th की हमारे प्रभाकर सर, केमिस्ट्री लेके आएंगे 10th और 12th की हमारे प्रियांशु सर, और फिजिक्स हम स्वयं। और आपसे वही पुराना निवेदन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। प्यारे, यदि आपको कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या किसी न्यूमेरिकल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपके कमेंट को रीड करके उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 10th का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट है क्या भैया? यदि आपको किसी की कीमत जाननी हो तो उसके साथ रह के उसकी कीमत नहीं जान सकते हैं। जब आप उससे दूर होंगे तो सही कीमत उसकी तब समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बाबा जब आपकी लाइफ में कोई टोका टाकी करते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि आपका जमाना नहीं है, आप शांत रहिए, हम लोगों को जो करना है करने दीजिए। मतलब आप बाबा को इग्नोर करते हैं। लेकिन वही बाबा जिस दिन हॉस्पिटल में बेड पे पड़े होते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तो कसम से हम कहते हैं, आप सबके दिल में इच्छा होती है कि बाबा रहें, वो जाए नहीं। क्योंकि आज बाबा की कीमत आपको समझ में आ रही है। अब क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि दूर जा रहा है। यदि हम लाइट की कीमत समझना चाहते हैं तो हम ये सोचें जरा कि लाइट है ही नहीं है सब जगह, सब जगह केवल अंधकार है। तो बेटा, क्या ये रंगीन दुनिया, ये रंग बिरंगे फूल आपको दिखेंगे? ठीक है, क्या जो है आपका ये प्रिज्म जो व्हाइट कलर में छुपे हुए 7 कलर्स को निकालता हुआ दिखेगा आपको, जिसे आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और यदि अंधेरा ही है तो ये बेचारी आई आपकी किसी काम की नहीं है। ठीक है, लाइट का इंपॉर्टेंस हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें आप, यहां पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लाइट के बारे में लिखा है। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जरा आप ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, जहां पर यह प्रूफ होता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाना, और रात को भी उसी सोलर पैनल के द्वारा चार्ज बैटरी से पंखा चलना, कूलर चलना, लाइट जलना, ये क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। फिर जो है सोलर कुकर से खाना पक जाना, सोलर फर्नेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके वर्क करती है। और आप देखें, पड़ोस में एक डायग्राम लगा हुआ है। आप एक व्हाइट पेपर या कोई भी पेपर जो है धूप में लेके बैठ जाइए और कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से लाइट को फोकस करिए। जब लाइट किसी एक पॉइंट पर जाकर पड़ने लगेगी तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उस पॉइंट का पेपर जल उठेगा। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी ऐसा हो रहा है। अब यहां बात हो रही है कि विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। तो जरा हम आगे चलते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपके सामने एक इमेज दिख रही है। वैसे भी हम क्लास हाउस में पढ़ाते हुए एग्जाम्पल देते हैं। तो रात में लगभग 10:30-11 बजे भोजन करने के बाद कोई बालकनी में टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है? बालकनी में। और आप बगिया में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं आप? बगिया में खड़े हैं। तो बालकनी में तो लाइट जल रही है, वहां उजाला है, और आप बाग में हैं तो वहां अंधेरा है। तो आप जरा देखिए, बालकनी में वही खड़ा है जिसके बारे में आप सोचते हैं हमारे एग्जाम्पल देने के बाद, और बगिया में आप खड़े हैं, बारिश भी हो रही है, अंधेरी रात है, झमाझम बारिश हो रही है, वहां आप खड़े हैं।
और अंधेरे में होने के कारण केवल आपकी सेट्स दिख रही हैं, आप नहीं दिख रहे हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या ये गर्ल आपको देख लेगी या आप इस गर्ल को देख लेंगे? तो सीधा सा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गर्ल आपको देख पाएगी या आप इस गर्ल को देख पाएंगे, इस बिटिया को देख पाएंगे? ठीक है, हाँ, तो क्या जवाब है आपका? आप देख लोगे गर्ल को, लेकिन ये आपको नहीं देख पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्ल लाइट एंड प्लेस पे है, तो उससे लाइट चल के आपकी आई में इंटर करेगी और वहां सेंसेशन ऑफ विजन जनरेट करेगी, और जिसके कारण से आप गर्ल को देख पाएंगे। लेकिन आप अंधेरे में हैं, आपसे चलने वाली लाइट यहां गर्ल की आई में इंटर नहीं करेगी, तो ये आपको देख नहीं पाएगी। तो सीधी सी बात है, हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वो उजाले में होना चाहिए या अंधेरे में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वो उजाले में होना चाहिए या अंधेरे में होना चाहिए? कहां होना चाहिए? उजाले में। कहां होना चाहिए? उजाले में। बहुत सही जवाब है आपका, उजाले में होना चाहिए। अंधेरे में होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उजाले में होगा तो उससे चल के लाइट हमारी आई में एंटर करेगी, और हमारा आई का जो बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब आई हेल्दी होनी चाहिए, और हमारा मन हमारे आई के साथ होना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। नहीं, कभी कभी हम आंखें फाड़ के देखते रहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। मन का आई के साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो अब जरा देखें, अब सपोज करें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पा रहे हैं जब वहां से चलने वाली लाइट आपकी आई में इंटर कर रही है, ठीक है। अब सन आपसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूरज की बात कर रहे हैं। आपसे कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वहां से सनलाइट को आप तक आने में 500 सेकेंड लगते हैं, अप्रॉक्स 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो अभी आप सन देख रहे हैं, ठीक है, वो सन प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है? मतलब वो अभी जो देख रहे हैं आप, क्या वो प्रेजेंट का सन देख रहे हैं? नहीं। कहां का सन देख रहे हैं? प्रेजेंट का नहीं देख रहे हैं, तो कहां का? पास्ट का, फ्यूचर का? पास्ट का। कितना पुराना सन देख रहे हैं? 500 सेकेंड पुराना। कितना पुराना देख रहे हैं? 500 सेकेंड पुराना सन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट अभी आपकी आई में इंटर करी है, ये सन से 8 मिनट 20 सेकेंड पहले चली होगी, 500 सेकेंड पहले चली होगी। इसका मतलब जो सन आप देख रहे हैं अभी, वो लगभग 500 सेकेंड पुराना है, 8 मिनट 20 सेकेंड पुराना है। अच्छा, जरा सपोज करो, मान लो अभी तुरंत सन गायब हो जाए, तुरंत सन क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो आपको ये खबर कब मिलेगी? तुरंत मिल जाएगी? नहीं। हाँ, कब मिलेगी बोलो भाई? 500 सेकेंड के बाद। क्यों? क्योंकि गायब होने के पहले जो लाइट सन से निकले थी, वो लाइट 500 सेकेंड बाद आपकी आंख तक पहुंचेगी, तब तक सन आपको दिखता रहेगा। इसका मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद पता चलेगा कि सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सन नहीं रहा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, स्टार्स हैं, क्या हैं? स्टार्स, रात में। और इन स्टार्स के बारे में जानते हैं कि बहुत छोटे 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 दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है अभी तोड़ के जेब में रख लेंगे, और ऐसा शंका आपको है, तभी तो आप गाना बना रखे हैं, अगर तुम मिल जाओ सितारे तोड़ लाए हम। भैया हो, ये जो स्टार्स हैं ये सन से भी बड़े हैं। अब आपका सन खुद भी एक स्टार है, और ये सन से बड़े हैं। अब आप कहेंगे छोटे क्यों दिख रहे हैं? बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर हैं। इनमें से जो आपके सबसे नजदीक स्टार्स हैं वो 100 लाइट ईयर डिस्टेंस भी ज्यादा है। लाइट ईयर सुन के ये मत सोचिएगा कि ये टाइम की यूनिट है। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो कौन सी डिस्टेंस? लाइट 1 ईयर में जितना ट्रेवल करती है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। यदि ये स्टार्स आपसे 100 लाइट ईयर डिस्टेंस पे हैं और इन स्टार्स को आप रात में देख रहे हैं,
तो ये स्टार प्रेजेंट के हैं या पास्ट के या फ्यूचर के? पास्ट के। कितने पुराने हैं ये? 100 साल पुराने हैं, क्योंकि 100 लाइट ईयर का मतलब है कि इन स्टार से आपकी आई तक लाइट आने में 100 साल लगे हैं। ये 100 साल पुराने स्टार हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये स्टार्स आज की डेट में वहां हैं या नहीं जहां आप देख रहे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये 100 साल पुराने स्टार्स देख रहे हैं। ठीक है, बड़े धोखे हैं इस राह में। आंखों से देखा हुआ भी गड़बड़ हो सकता है, दिख रहा है लेकिन हो सकता है ना हो, क्योंकि 100 साल पुराना आप देख रहे हैं। मान लो किसी गोले पर लोग इतने ज्यादा डेवलप हो गए हों, अब आज की डेट में वो आपकी अर्थ को देख रहे हों, और आपसे उनका जो गोला है वो जिस प्लेनेट पे है लगभग 1 लाख लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है वो। अब वो आज की डेट में आपको देख रहे हैं, आपकी अर्थ को, तो आज की डेट में देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, या 1 लाख साल पुरानी अर्थ को देख रहे हैं? 1 लाख साल पुरानी अर्थ को देख रहे हैं। इसका मतलब वो डायनासोर देख रहे होंगे, आपको नहीं देख रहे होंगे। अच्छा, आपको कब देखेंगे वो? आज से 1 लाख साल बाद। आज से 1 लाख साल बाद, क्योंकि आज जो आपसे लाइट चलेगी उन तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप यदि अपना हाथ भी देख रहे हैं तो चाहे पिको सेकेंड ही हो, मिली सेकेंड ही हो, नैनो सेकेंड ही हो, लेकिन हाथ उतना पुराना है, क्योंकि यहां से लाइट आपकी आई तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लग रहा है। इसका मतलब आप प्रेजेंट का कुछ देख ही नहीं है। बड़ा धोखा है। लोग कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे नालायक, आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। आई बात समझ में? तो फिर से हम रिपीट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम तब देख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट अंधेरे में हो, उजाले में हो, डार्क में हो कि ब्राइट प्लेस पे हो, लाइट एंड प्लेस पे हो। लाइट एंड प्लेस पे हो। कहां पे हो? लाइट एंड प्लेस पे, जिससे वहां से चल के आई, वहां से चल के जो लाइट है हमारी आई में इंटर करे, और हमारी आई हेल्दी होनी चाहिए। अब अगली शर्त क्या है? हेल्दी होने के साथ साथ हमारा मन आई के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको ये जवाब मिल गया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, अब इसमें आगे एक लाइन आ रही है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बेटा वेव तो आप सुन रखे हो। अच्छा, किस क्लास में सुने थे? पिछली क्लास में, 9th में। किस चैप्टर में? साउंड। और वहां जो वेव थी, एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी क्या थी? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, इन दोनों को कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, अब जरा आप समझें वेव है क्या, थोड़ा याद दिला देते हैं। एक तालाब है। तालाब कहाँ है? जंगल में, अपना वही पुराना वाला एग्जाम्पल। और पतझड़ का मौसम बीत चुका है, इसका मतलब वो तालाब में पानी तो भरा है लेकिन पत्तियों से कवर हो गया है ऊपर से। अब उसमें आप एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, पत्थर का टुकड़ा जहां गिरता है वहां का पानी और वहां की पत्तियां डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा, क्या वो डिस्टर्बेंस वहीं रहता है या पूरे तालाब में फैल जाता है? पूरे तालाब में फैल जाता है। अच्छा, पहले कौन सा शेप बनता है? छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, फिर, और ये डिस्टर्बेंस तालाब के किनारे तक चला जाता है। अच्छा, डिस्टर्बेंस कोई पैटर्न बना के चल रहा है? अच्छा हाँ, पैटर्न बना के चल रहा है, ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो डिस्टर्बेंस एक फिक्स्ड पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है और वो अपने साथ एनर्जी ले जा रहा है, क्योंकि पत्थर को आप जहां गिराए थे वहां के पार्टिकल तो वाइब्रेट किए ही, लेकिन तालाब के किनारे तक की पत्तियां वाइब्रेट कर रही हैं। इसका मतलब वहां एनर्जी गई है। एनर्जी कौन ले गया है? डिस्टर्बेंस अपने साथ एनर्जी को, वो पैटर्न अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेट करना एक डिफिनिट पैटर्न के साथ अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हुए, इसी को हम वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेव प्रोपेगेशन। ठीक है,
अब जो है तालाब में जब आप पत्थर फेंके हैं तो पैटर्न तो ऐसे जा रहा है, क्या जहां पत्थर गिरा था वहां की पत्तियां भी तालाब के किनारे तक चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पत्तियां क्या कर रही हैं? अपनी ही जगह पर, हाँ हाँ सही कह रहे हो, अप डाउन मोशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अप डाउन मोशन कर रही हैं। तो वेव का प्रोपेगेशन ऐसे हो रहा है, वेव आगे जा रही है। अब मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के नॉर्मल वाइब्रेट कर रहे हैं, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। आई बात समझ में? और जो है अभी उसी तालाब में एक ऐसी स्टिक लो और स्टिक को ऐसे डाल के ऐसे सेक करो। ऐसे सेक करोगे तो पत्तियां वैसे वाइब्रेट करेंगी और अपने पड़ोसी को वाइब्रेट कराएंगी, वो अपने पड़ोसी को, मतलब डिस्टर्बेंस फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा एक फिक्स पैटर्न के साथ। लेकिन अब वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है और मीडियम के पार्टिकल, पत्तियां वगैरह भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रही हैं, मतलब वेव प्रोपेगेशन के एलॉन्ग वाइब्रेट कर रही हैं। तो इस प्रकार की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड है, साउंड चैप्टर था 9th में आपके, तो याद आ गया मामला। लेकिन ये जो मैकेनिकल वेव है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए मीडियम कंपलसरी होता है। अभी आप फ्री स्पेस में हो, वैक्यूम में हो, अब आप किसी के कान में चिल्लाएं और किसी के कान में चिल्लाएंगे वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि आपके और उसके कान के बीच में मीडियम नहीं है और लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। आप ऐसे समझिए जैसे मॉर्निंग में असेंबली होती है। अब असेंबली में बहुत सारे बच्चे लाइन से खड़े होते हैं। अब आपका पता नहीं क्या मूड घूमा, अब आप गए एक बच्चे को धक्का दे दिए और आगे वाले बच्चे को धक्का दे दिए, तो आप देखेंगे आगे वाले से पीछे वाला गिरेगा, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, और लास्ट वाला बच्चा भी गिर जाएगा। इसका मतलब आपने डिस्टर्बेंस यहां जनरेट किया और डिस्टर्बेंस आगे की ओर प्रोपेगेट करता चला गया। ठीक है, तो बीच में मीडियम था इसलिए डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ गया, इसका मतलब मैकेनिकल वेव आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अब सपोज करो कि एक बच्चा यहां खड़ा है, बीच में स्पेस खाली है, और फिर एक बच्चा खड़ा है। अब इस वाले बच्चे को धक्का दिए, क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि वो वाला बच्चा गिर जाएगा? नहीं। इसका मतलब डिस्टर्बेंस आपका यहां से वहां नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि बीच में मीडियम नहीं था। तो मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? मीडियम कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइट है ये मैकेनिकल वेव नहीं है, मतलब ये ना तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ना तो ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, क्यों नहीं है? अब सन से लाइट आप तक आ रही है, सन से लाइट कहां आ रही है? आप तक आ रही है। और आप जानते हैं बीच में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे पड़ते हैं जहां सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब फुल्ली वैक्यूम है, और वहां से भी लाइट आप तक चली आ रही है। इसका मतलब सनलाइट विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करके आ रही है। अब विदाउट मीडियम ट्रेवल करके आ रही है तो वो मैकेनिकल वेव नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। तो आप कह सकते हैं सर आप यहां लिख रखे हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब है ट्रांसवर्स जैसी दिखती है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है, जैसी दिखती है। जैसे कभी कभी आप अपने घर से टहलने निकल जाते हैं बगिया उगिया में या कहीं पर, या मामा के यहाँ गए टहलने निकल गए, बुआ के यहाँ गए टहलने निकल गए, मौसी के यहाँ गए टहलने निकल गए, तो कभी कभी कुछ बूढ़े बुजुर्ग मिल जाते हैं और आपको बुला के कहते हैं करे तय उनके लड़कियां है का, उनके नाती हैं क्या? आप बड़े सरप्राइज होते हैं, ये कैसे जान गए? बेटा होता ऐसा है कि आपका चेहरा मोहरा, आपका चाल ढंग आपके पापा से मिलता है, आपके बाबा से मिलता है। आप पापा जैसे दिखते हो, आप बाबा जैसे दिखते हो, आप पापा बाबा हो नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव जैसी दिखती है, ट्रांसवर्स वेव है नहीं। आई बात समझ में? अब आपके मन में आ रहा है चलिए सब मैकेनिकल वेव तो नहीं है लाइट, लेकिन हम कैसे मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? अच्छा, क्यों नहीं मानोगे? हम कह रहे हैं टीचर है। अच्छा, इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि हम ही ये कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट वो है जो टीचर पर बिलीव न करे। तब तक बिलीव न करे जब तक उसे लगे नहीं कि इस टीचर पर बिलीव करना चाहिए। ठीक है, आप भस्मासुर बन जाओ, मेरे से वरदान लो, मेरे ऊपर ट्राई करो, चलो ठीक है, मनवाते हैं आपको। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बात करते हैं भैया। तो
C इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 म्यू 0। अभी आप इस फार्मूले से बिल्कुल परिचित नहीं है, फिर भी ये फार्मूला क्यों लिख दिए? ये फार्मूला 12th में फिजिक्स की फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में है। लिख क्यों दिए? मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, मैं नहीं मानूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मैं मनवाऊंगा। ठीक है, हम 12th का फार्मूला लिख दिए हैं। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, इसको ई जैसा लिखा है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। अब पड़ोस में जो लिखा है ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मत चौको ये नाम उम क्या है, फार्मूला कहां से आ गया, केवल इलेक्ट्रिक ध्यान दो, ये मैग्नेटिक ध्यान दो बस। और इन दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट सहित रखने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हम 12th में दिखाएंगे, यदि आप किस्मत वाले रहे पहुंच गए 12th तक, कि वैल्यू रख के सॉल्व करने पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों से मिलके लाइट की स्पीड न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के साथ आ जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये जो स्पीड है किसी ने कान में आके नहीं बताया था कि लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलती है, ये फिजिक्स वाले प्रूफ किए हैं, आप भी प्रूफ करोगे, पहुंचो तो 12th में। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप इतनी चीजें समझ गए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काजेज ए सेंसेशन ऑफ साइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट को लाइट एंड प्लेस में होना चाहिए या डार्क प्लेस में होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट को देखना है लाइट एंड प्लेस में होना चाहिए, डार्क प्लेस में, लाइट एंड प्लेस में। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है क्या उसे भी लाइट एंड प्लेस में होना चाहिए? नहीं, वो अंधेरे में भी रहे तो देख सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सामने एक इमेज रखी गई थी, ये डार्क प्लेस में ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट लाइट एंड प्लेस पे है। ठीक है, अब जो है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रूफ हो गया। ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव जैसी दिखती है, ट्रांसवर्स नेचर है इसका। मोस्टली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनस मीडियम। ये मोस्टली जो लिखा है ये शक पैदा करता है। मोस्टली का मतलब कंफर्म नहीं है, आप डाउट में हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कि नहीं करती है। लेकिन प्यारे, आपने लेजर टार्च जलाया है तो लाइट को सीधा जाते हुए देखा है, टार्च जलाया है लाइट को सीधा जाते हुए देखा है। ये मोस्टली थोड़ा आपके मन में शक पैदा कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि मोस्टली हम क्यों कह रहे हैं यहां पे, मोस्टली हम क्यों कह रहे हैं, जरा आप जरा ध्यान दें यहां पे। भैया लाइट यदि इन नेचर ट्रांसवर्स वेव है तब तो ऐसे चलती है। ठीक है, और यहां से यहां में एक वेवलेंथ हो जाता है, और यहां से यहां में, और यहां से यहां में दूसरा वेवलेंथ हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यदि लाइट ऐसे चल रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्टेट में चलती है? स्टेट में चलती नहीं, चलती हुई लगती है। क्यों लगती है? लाइट की स्पीड है, आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत लो होगी, क्योंकि सी तो कांस्टेंट होगा। सी कांस्टेंट है, सपोज कर रहे हैं, मान लो ये 12 है, ये 3 है तो इसे 4 लिखना पड़ेगा, और इसे आप 1 लिखते हैं तो इसे आपको 12 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यदि हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? लो होगी। वेवलेंथ लो होने का मतलब ये चीज छोटी हो जाएगी, ये चीज छोटी हो जाएगी, इसका मतलब पैटर्न आपको पास पास मिलने लगेगा। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है जल्दी जल्दी मिलने लगेगा, और एम्पलीट्यूड बहुत कम है, एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो ऐसे चलेगी वो। और फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण पैटर्न पास पास आ जाएंगे, तो ये आपको जिगजैग तो है लेकिन आपको स्ट्रेट लगेगा। देखिए हम यहाँ जिगजैग खींच रहे हैं
लेकिन आप वहां देख रहे होंगे तो आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब भी बिलीव नहीं होता है, चलें देखते हैं। आप सपोज करो एक कमरे में हो और कमरे में खूब अंधेरा है और बाहर बहुत ही उजाला है, मतलब बाहर खूब उजाला है, तो ये समझ लो मई जून के दोपहर का समय है बाहर। अब इस वाली वॉल पर एक फाइन स्लिट है, स्लिट समझते हो ना, एक फाइन स्लिट है और उससे लाइट कमरे में इंटर कर रही है। अच्छा, जो लाइट फाइन स्लिट से आ रही है, क्या पूरे कमरे में उजाला हो जा रहा है? नहीं, पूरे कमरे में उजाला नहीं हो रहा है। ठीक है, और उस लाइट में कुछ डस्ट पार्टिकल शाइन कर रहे हैं, कोई इफेक्ट बोला जाता है। चलो वो भी छोड़ो, वीडियो प्ले करो जरा। इस वाले स्लिट से लाइट इंटर कर रही है तो स्पॉट इस पर दिखेगा और स्पॉट इस वाली दीवार पे दिखेगा। तो आप जरा कभी इस इंसिडेंट को ऑब्जर्व किए होंगे तो जरा अपनी मेमोरी वहां ले जाइएगा, उस फाइल को खोलिएगा, बिल्कुल राउडी राठौर पिक्चर की तरह, जैसे वो सीढ़ी से उतर रहा होता है, बगल उसका बहुत फेवरेट वर्ड कोई सुनाई देता है किसी फेवरेट पर्सन से, तो क्या करता है, वीडियो को बैक करता है, फिर वॉल्यूम बढ़ाता है। ऐसे ही आप भी करिए, फाइल बहुत अपलोड है इसमें, उस फाइल को ओपन करिए जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जरा देखिए, इस पार्ट की साइज बड़ी दिख रही है कि स्लिट की? इस पार्ट की, इसका मतलब सब वीडियो प्ले कर लियो, इस पार्ट की साइज बड़ी दिख रही है और स्लिट की साइज छोटी दिख रही है। यदि लाइट सीधा चली होती तो स्लिट का जो साइज थी उसी साइज का स्पॉट बनना चाहिए था, लेकिन स्पॉट बड़ा बन गया। इसका मतलब लाइट कार्नर्स पे क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, कार्नर्स पे क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, तभी स्पॉट बड़ा बना है। इस फैक्ट को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो 12th में पढ़ेंगे। तो अब प्रूफ हो गया कि लाइट सीधा नहीं ट्रेवल कर रही, सीधा ट्रेवल की होती तो स्लिट और स्पॉट का साइज सेम होता, लेकिन स्पॉट बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये मोस्टली जो यहां लिखा है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, मोस्टली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन होमोजेनस मीडियम, ये बात हो गई। अब भैया आगे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फॉर ऑल कलर्स विल बी सेम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे जान गए कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स विल बी सेम इन वैक्यूम? भैया या फ्री स्पेस या एयर में भी ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 कलर का कंबाइन इफेक्ट व्हाइट है और 7 कलर साथ तभी चल पाएंगे जब उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। 7 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के कब दौड़ पाएंगे, जब सबकी स्पीड सेम होगी, स्पीड अलग होगी हाथ छूट जाएगा। जब तक साथ रहेंगे तभी तक कंबाइन इफेक्ट व्हाइट रहेगा। तो यदि एयर में आपको व्हाइट लाइट दिख रही है, इसका मतलब एयर में सबकी स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन मीडियम में जाने पे स्पीड क्या होती है, बदल जाती है। अब यहां बात होती है कि सनलाइट और व्हाइट लाइट हैव 7 कलर्स। भैया वो 7 कलर्स होते हैं, ये राज किसने खोला था, प्रिज्म भाई साहब ने। और किस नेचुरल फेनोमेनन ने ये राज खोला था, रेनबो। बहुत अच्छा लगता है इंद्रधनुष बारिश के समय। तो प्रिज्म ने राज खोला था कि व्हाइट लाइट में सिंगल कलर नहीं है, 7 कलर छुपा के जा रहा है, और सारे कलर को दिखा भी दिया था वो। ठीक है, तो सनलाइट और व्हाइट लाइट हैव 7 कलर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वो 7 कलर्स कौन से हैं, विविग्योर, और हिंदी में इसको बोलते हैं वैनी आह पीनाला। तो अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम तो विविग्योर ही ध्यान देते हैं। विविग्योर में वी है वायलेट, आई है इंडिगो, बी है ब्लू, जी है ग्रीन, वाई है येलो, ओ है ऑरेंज, आर है रेड। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, मीडियम में रेड कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ भी किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट कलर की। जिसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से भी ज्यादा हो अल्ट्रा वायलेट है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम हो वो इंफ्रारेड है। ये सारी बातें आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है आपसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं फेनोमेनन्स ऑफ लाइट। फेनोमेनन्स ऑफ लाइट में एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये चारों फेनोमेनन आप 10th में पढ़ेंगे, ये अलग कलर से लिखा है यहाँ पे। अब फिर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ये अलग कलर से लिखा है, येलो कलर से, ये 12th में पढ़ेंगे आप। जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं, जो आप 9th में पढ़े हैं कहां पढ़ेंगे, 11th में, और जो 10th में पढ़ रहे हैं कहां पढ़ेंगे, 12th। ठीक है, क्या 12th में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, रे ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर रहेगा 12th में, उसमें पढ़ेंगे आप। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर रहेगा, उसमें पढ़ेंगे आप। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये अलग से चैप्टर ही होगा, जिसका नाम होगा डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। फिर से एक वीडियो आपको प्ले करना है। क्या करना है? फिर से एक वीडियो प्ले करना है। आप सपोज करो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। इतना ट्रांसपेरेंट और इतना साफ है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बीच में ग्लास का पार्टीशन है, आप जाके भिड़ जा रहे हैं उससे, पता ही नहीं चल रहा है आपको, इतना ट्रांसपेरेंट है। और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास पर आप टार्च से लाइट फोकस कर रहे हो, जबकि वहां कंप्लीट डार्क है, बहुत अंधेरा है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास पर आप लाइट फोकस कर रहे हो। अच्छा, क्या पूरी की पूरी लाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास को पार कर जाएगी? नहीं। अच्छा, क्या पूरी की पूरी लौट आएगी? ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कुछ पार करेगी, कुछ लौट आएगी। अच्छा, ज्यादा पार करेगी कि ज्यादा लौटेगी? ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ध्यान देना, वीडियो अच्छे से प्ले करना, कभी कभी बदमाशी की होगी। या कमरे में, बंद कमरे में आप बैठे हैं, बाहर भी अंधेरा है, कमरे के अंदर भी अंधेरा है, और हाथ में टार्च है, बदमाशी हम लोग करते हैं, आप भी किए होंगे। और खिड़की में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, आप ट्रांसपेरेंट ग्लास पे क्या कर रहे हैं? लाइट फोकस कर रहे हैं। तो लाइट कमरे के बाहर भी जाती है, लौट के भी आती है। जो लाइट लौट के आ रही है वो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट बाहर जा रही है वो रिफ्रैक्शन है। When a ray of light incident on a reflecting surface is bounced back in same side, known as reflection of light. जो पार कर रही दूसरे साइड जा रही है, when a ray of light enters from one medium to another, it deviates from its path. Such phenomenon known as refraction of light. ठीक है। अच्छा, लाइट ज्यादा पार की है, ज्यादा लौटी है? प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास में ज्यादा पार की है और कम लौटी है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम हुआ है और रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ है। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन कम हुआ है और रिफ्रैक्शन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब सपोज करें जरा, मैं अपना हाथ देख सकता हूं, आप भी अपना हाथ देख सकते हैं, पैर देख सकते हैं, कपड़ा क्या पहने ये देख सकते हैं। आप अपने आंखों में वो जो सर्कुलर ब्लैक स्पॉट है, जिसे आइरिस बोलते हैं, देख सकते हो? नहीं देख सकते? अच्छा, दूसरे की आंखों में? तो वही देख के तो बड़े हो रहे हैं, इन्ना लायक ही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आंखों का ब्लैक स्पॉट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपकी आंखों के ब्लैक स्पॉट से लाइट चल तो रही है, लेकिन वो दोबारा आपकी आंखों में इंटर नहीं कर रही है। और जब तक किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट आपकी आंखों में इंटर नहीं करेगी, तब तक उस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, हम देखना चाहें अपने आंख की आइरिस को तो क्या करेंगे? मिरर रख देंगे। मिरर क्या करेगा? आपकी आंख की आइरिस से आने वाली लाइट को वापस आपकी आंख में भेज देगा और आप देख लेंगे। तो मिरर ने केवल क्या किया है? लाइट की आपको आंखों तक पहुंचा दिया और आप अपनी आंख की आइरिस को देख ले रहे हैं। अच्छा, ये बोलो, आपके पीछे जो बैठे हुए हैं बच्चे, सर नहीं घुमाना है, क्या उनको आप देख सकते हैं? नहीं। अच्छा, उनको देखना हो तो मिरर, मिरर क्या करेगा? उनसे आने वाली रेज को आपकी आंखों में पहुंचा देगा और आप देख लेंगे। और देखना, धोखा मत खाना कि आप उनको देख रहे हो, नालायक, वो भी तुमको देख रहा है। लाइट्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। लाइट ऐसे आ सकती है तो ऐसे जा भी सकती है। ऐसी कोई हरकत मत करना कि हम मिरर में किसी बाहरी पर्सन को देख रहे हैं और हमको नहीं देख रहा है, और तुम्हारी रील उल बना के वायरल कर दे, बवाल हो जाए। ठीक है, तो होशियार रहना इस बात पे। अब हम चलते हैं, ये आप यहां इमेज देख रहे हैं, ये आप जब छोटे थे, पड़ोस में रहते थे, ये स्थिति थी। अब थोड़ा बड़े हो गए, देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि बड़े हो गए हैं आप। छोटे थे, देखिए कितनी मासूमियत है। अब बड़े हो गए, कितनी शरारतें हैं आपकी आंखों में।
छोड़ो, जाने दो। इन दोनों बच्चों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। और ये बच्चा इस गर्ल को देख रहा है। इस गर्ल को जब देख रहा है, इसका मतलब गर्ल से रे चल के इसकी आंखों में इंटर कर रही है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास को पार करके आ रही है। कौन सा फेनोमेनन वर्क कर रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा फेनोमेनन वर्क कर रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और गर्ल आपको ठीक ठाक दिख रही है, मतलब वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी ग्लास में आपको खुद को देखना है, खुद को, ट्रांसपेरेंट ग्लास में खुद को। अरे हंसो नहीं, देख सकते हो, बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ब्लर इमेज दिखती है, ध्यान दो तो दिखता है। तो क्यों? क्योंकि यहां से रे आप तक गई, ग्लास तक, ग्लास से आपकी आई में लौटी, तब आप देख पा रहे हैं। अच्छा, आप जब खुद को देख रहे हैं ग्लास में, तो कौन सा फेनोमेनन वर्क कर रहा है? रिफ्लेक्शन। क्या वर्क कर रहा है? रिफ्लेक्शन। और जब आप उस गर्ल को देख रहे हैं, उस बिटिया को देख रहे हैं, तब रिफ्रैक्शन। अच्छा, आप खुद को अच्छा देख रहे हैं कि बिटिया को? बिटिया को। समझो क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ था। रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ था तो रिफ्रैक्शन फेनोमेनन से जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्लियर दिखेगी। और रिफ्लेक्शन कम हुआ था ट्रांसपेरेंट ग्लास से, तो वहां कम दिखेगा, इसीलिए आपका इमेज ब्लर दिख रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, मिरर के होने के लिए ग्लास का होना जरूरी? ग्लास का होना जरूरी नहीं है। कटोरे में नहीं देखे हो कभी अपनी इमेज? चिम्मच में, ग्लास में, थाली में, प्लेट में, क्या वो सब ग्लास के मटेरियल थे? जब आप होटल में ऑर्डर देते हैं और सामान आ रहा होता है, तब तक आप बाल ठीक करते हैं सेल्फी के लिए। अब आप चिम्मच में भी अपना चेहरा देखें, बाल ठीक किए, हमने देखा है आपको ऐसा करते हुए, हम भी वहीं बैठे थे, हम नहीं देख रहे थे, आपको देखते हुए देखे थे हम। आई बात समझ में? अच्छा, चिम्मच के इस वाले पोर्शन में देखो, जिधर से कोई चीज उठा के खाते हो, तो आपका चेहरा इन्वर्टेड भी दिख सकता है, उल्टा। आप ऐसे हैं, ऐसे दिखेंगे, ऐसे पलट के। और इसको आगे पीछे करेंगे तो आपकी इमेज की साइज बड़ी छोटी भी होगी, इमेज भी इरेक्ट और इन्वर्टेड हो सकता है। अब पलट के देखेंगे तो आपका छोटा इमेज दिखेगा लेकिन सीधा दिखेगा। तो ये सब स्फेरिकल मिरर में आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ मिरर्स में आप अपना चेहरा देखते हैं घर में, बड़े खुश होते हैं, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और कभी कभी कुछ भी देखते हैं, लगता है कि आज लग रहा है क्रीम सही से काम नहीं की। अच्छा, किस मिरर में आप अपने चेहरे को बढ़िया देखते हैं? भाभी वाले कमरे में। वाह। और किसमें गड़बड़ देखते हैं? जो मम्मी बेला देवी से लाई थी। अब इसका अंतर क्या है? भाभी वाले कमरे का जो मिरर है वो महंगा है, और जो मम्मी लाई है, काम चलाऊ लाई है, वो सस्ता है। कभी कभी आपके हाथ से मिरर छूटा होगा और टूटा होगा, और जब टूटा होगा तो मिरर के बैक साइड में कभी कभी आप एक सिल्वर कोटिंग देखे होंगे, और कभी कभी एक रेड कलर की कोटिंग देखे होंगे। कौन सा महंगा होगा? सिल्वर कोटिंग। तो भाभी कमरे में जो मिरर लगा है, सिल्वर कोटिंग है, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो आप अपनी इमेज को ज्यादा अच्छे से देखेंगे। और रेड कलर वाला उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए आप उतने अच्छे से नहीं देखेंगे। रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, आपका इमेज ब्लर होता जाएगा। बर्तन नया होता है तो आपको अपना चेहरा बढ़िया दिखता है, पुराना हो जाता है थोड़ा ब्लर दिखता है, और पुराना हो जाता है और ब्लर दिखता है, और पुराना हो जाता है और ब्लर दिखता है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो अच्छा दिखेगा, रिफ्लेक्शन कम होगा तो अच्छा दिखेगा नहीं। आई बात समझ में? तो आप, हमारे ख्याल से थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, ठीक है। आप छोटे से बड़े हो गए, हम लोग यही वाले बच्चे मिलते हैं, इनको बार बार समझाना पड़ता है, बेटा 13 to 19 डेंजरस एज है, बायो ये कहता है। लेकिन प्यारे, इस समय आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, उसको सही जगह लगाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन नालायक मानते ही नहीं है। ठीक, वापस चलते हैं, ये पहले पेज पे आ गए। कहाँ आ गए? पहले पेज पे, ठीक है। और जरा देखें, रंग बिरंगा पेज दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? फिर यहां डिस्कस करके जब आगे बढ़ते हैं, तो अब शायद ये सारी लाइन बात हो गई है। अब जो आपका अगला वीडियो आएगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होगा।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जब तक पूरी बात नहीं कर लेंगे तब तक अगले टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो प्यारे, वही पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। एक बात फिर से याद दिला दे रहे हैं आपको कि अब ये गाना मत गाना। कौन वाला? अगर तुम मिल जाओ सितारे तोड़ लाए हम। ये नालायक सितारे जेब में रखने वाले नहीं हैं, ये सन से भी बड़े बड़े हैं, इनको जेब में लाओ।